चलिए आज एक नया हेडिंग हम लोग डालेंगे, ठीक है, भाषा की संवैधानिक स्थिति। 22 भाषा हम लोग लिख चुके हैं, अब इसी में हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे, भाषा की संवैधानिक स्थिति। आज की हेडिंग रहेगी बच्चों, भाषा की संवैधानिक, भाषा की संवैधानिक स्थिति। ये हमारा हेडिंग रहेगा आज की संवैधानिक स्थिति। इसमें कुछ हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट डाल करके इसको लिखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे पहले पॉइंट से, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, लिखेंगे 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा बिंदु, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को या प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में मनाया जाता है। 1963 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय संसद में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का या दर्जा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव रखा। अगला पॉइंट, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए किसने प्रस्ताव रखा। उसमें ऑप्शन दे देगा, बीजी खेर, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर, ऐसे करके ऑप्शन देंगे। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, सन 1963 में। ठीक, अगला पॉइंट, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना सन 1955 में हुआ। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर, पूरा नाम बाल गंगाधर खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। भारतीय संविधान के, अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधित प्रावधान या हिंदी भाषा के विकास एवं उत्थान का वर्णन किया गया है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है बच्चों कि अनुच्छेद 120 क्या है, अनुच्छेद 120 में है क्या, ठीक है, लिखेंगे अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। ये जितना पॉइंट आप लोग लिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, ठीक है। अनुच्छेद 120 में क्या है, तो इसमें लिखेंगे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 210 क्या है, अनुच्छेद 210 में क्या है, 210 में विधानसभा या विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है।
अगला पॉइंट, अनुच्छेद 343 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें ये बताया गया कि जैसे संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा उसके संबंधित प्रावधान किसमें है, 120 में है, और जो विधानसभा या विधानमंडल है उसमें जो है वो क्या 210 है ना। सेम। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में संघ की, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन में लिखेंगे, संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान, संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आपसे पूछेगा कि संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किसमें किया गया है, 343 में। और उसमें यह बताया कि हमारे जो संघ की, हमारी संघ की जो भाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अगला अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधित आयोग, राजभाषा संबंधित आयोग एवं समिति, राजभाषा संबंधित आयोग एवं समिति का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है, ठीक है, कि हमारी राजभाषा से संबंधित कोई एक समिति गठित की जाएगी या कोई आयोग बनाया जाएगा जो किसी भी राजभाषा संबंधित प्रावधान जो है वहाँ पे होगा। तो बस इतना ही, ये छोटे छोटे पॉइंटों में है, इससे ही संबंधित पूछता है। पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको अपने नारी शास्त्री टीचर से या तो प्लीज पूरे आर्टिकल को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो आप हेडिंग लिख रहे हैं कि संघ की राजभाषा, ये जो हेडिंग है इसके अंदर क्या क्या है वो चीजें बातें आपको जानने के लिए आपको नारी शास्त्र में उस चीज, हाँ, क्वालिटी में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये संविधान के उस अनुच्छेद को आपको अच्छे से विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, जानकारी तो वहाँ से मिल पाएगी। या हिंदी में वो लाइनें प्रश्न में जो पूछता है बस वही पॉइंट और हेडिंग बना करके आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं अनुच्छेद 120 क्या है, की जाने वाली भाषा प्रावधान है। अनुच्छेद 210 क्या है, विधानसभा विधानमंडल प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। बस ये कह सकते हैं कि संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान, संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 344 में क्या है। ठीक है, इसमें समिति और आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो चलिए इसमें लिख लीजिएगा, लिख लिया ना, राजभाषा अनुच्छेद मतलब वही पॉइंट। अनुच्छेद 345 44 पद क्या आएगा, अनुच्छेद 345 में राज की राजभाषा एवं, राज की राजभाषा एवं राजभाषाएं या राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। हमारे भारत में कुल 29 राज्य में हर राज्य की अलग अलग, ठीक है, राजभाषाएं होंगी, उसके संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 345 में किया गया है। अगला पॉइंट 46, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच, या किसी राज्य या संघ के बीच पत्र आदि भाषा, पत्रादि, पत्रादि की भाषा का वर्णन किया गया है, पत्रादि का वर्णन किया गया है। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की और तमिलनाडु राज्य की, ठीक है, या आंध्र प्रदेश राज्य की या महाराष्ट्र राज्य की, जो ये अलग अलग राज्य है, ये एक दूसरे को जो पत्रादि का माध्यम होगा। भाई यदि मान लीजिए कोई मराठी का पेपर हम लोग के आ जाए तो क्या वो हम लोग के यहाँ के लोगों समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो पत्रादि का माध्यम होगा वो क्या होगा, उसके संबंधित प्रावधान जो है किसमें किए गए, अनुच्छेद 347 में। अगला 47, अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा, हाँ अनुभाग मतलब एक छोटा हिस्सा, किसी राज्य में कोई ऐसा, जैसे लोग कबीला विला नहीं बोलते हैं, वही अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में, बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष, अनुच्छेद 348, जैसे कोई छोटा छोटा कबीला, जैसे जंगल में जाएंगे आप, छोटे छोटे कबीले में लोग अपना रहते हैं, उनको देश दुनिया से मतलब नहीं होता है, हाँ जनजाति जिसे आप कहते हैं, उन जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद किसमें है, हाँ क्यों नहीं, उसके लिए विशेष उपबंध है, प्रावधान उसके लिए विशेष क्या है, उपबंध किए गए हैं। ठीक है ना, उनके लिए भी हाँ विशेष उपबंध, मतलब उनकी बोली भाषा को कैसे अपनाया जाए, क्या किया जाए, उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे किया जाए, ये सबसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद किसमें है, 47 में है। ठीक, इसका लिखेंगे अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय, अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट ना बच्चों, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाँ बेटा सर्वोच्च को भी वही कह सकती हो। उच्चतम का मतलब देखो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं,
जो हमारी विशेषता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, लोग कहते हैं यदि आप किसी संस्कृत शब्द को लेंगे जैसे कौन कौन सी अवस्था होती है, तो प्रथम या मूलावस्था कहती है, प्रथम या मूलावस्था। जो दूसरी अवस्था होती है उसे बाद का कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तरावस्था। ठीक है, क्या कहते हैं, ये आपकी कौन सी अवस्था होती है हिंदी में, इसको हम लोग दूसरी अवस्था कहते हैं। ठीक है, द्वितीय अवस्था जिसे आप कह सकते हैं संस्कृत में, है ना। अच्छा, और इसी को हम लोग जो अंतिम बात आती है उसे हम लोग उत्तम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तम अवस्था, इसे हम लोग अंतिम अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है ना। अच्छा, अगर हिंदी, ठीक है, हिंदी का शब्द रहता है, जैसे मान लीजिए अच्छा है, ठीक है, अच्छा, अभी से आपको उत्तरा में डालना है तो कहेंगे उस, नहीं उससे अच्छा कहेंगे, अच्छा के बाद क्या कहेंगे, मतलब इससे अच्छा या उससे अच्छा, उससे अच्छा या इससे अच्छा, है ना। और ये आप यहाँ पे क्या कहेंगी, हाँ, सबसे अच्छा कहेंगी, क्या कहेंगी, सबसे अच्छा। उत्तम के लिए बात की, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा कि उच्च, ठीक, इसमें आएंगे तो तर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तर, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चतर। और यहाँ पे आएंगे तो क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, उच्चतम। तो जब तम रहता है तो आखिरी अवस्था होता है, उसी को सर्वोच्च अवस्था। ठीक है, तो यही आप यहाँ पे लिखे हो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय यहाँ पे है और उच्चतम न्यायालय कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, हाँ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, उच्चतम न्यायालयों में अधिनियमों में, अधिनियमों में विधेयकों आदि के लिए, विधेयकों आदि के लिए, अधिनियमों में विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान, वाली भाषा का प्रावधान, प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान। 349, अनुच्छेद 349, भाषा से संबंधित कुछ विधियां, भाषा से संबंधित कुछ विधियां, कोष्टक में कानून, भाषा से संबंधित कुछ विधियां, विधियां कोष्टक में कानून अधिनियमित करने के लिए, अधिनियमित कोष्टक में कानून अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया का प्रावधान, विशेष प्रक्रिया का प्रावधान। हो गया। अब अंतिम 302 बचे बच्चों ना, 350 और 351 ना, 350 लिखिए। अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 350 में व्यथा निवारण, व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदनों में प्रयोग, अभ्यावेदनों में, अभ्यावेदनों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान, अभ्यावेदनों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान। यह 2 खंडों में क और ख, 350 क और 350 ख, ये 2 खंडों में, उसी में लिखेंगे प्राचीन करके। यह 2 खंडों में 350 क, इसका अध्याय देखिए, इसमें लिख लीजिए 350 क में है क्या, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। अनुच्छेद 350 क में भाषाई, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, इस शिक्षा संबंधित बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। हाँ, 350 में क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आप लोग इतने नोट्स यदि आप अच्छे से पढ़ने बता रहे हो, भाषा से अगर कोई प्रश्न गलत हुआ तो आप बताइएगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो। भाषाओं की संख्या कितनी है बताइए, 5। कौन कौन सी है, राजस्थानी है, गुजराती है, पहाड़ी है, पश्चिमी। ठीक है। अपभ्रंश से कितने भेद है, कौन से 6 हैं बताइए, 6 ही बताइए आप, क्यों नहीं याद आ रहा है, सौसेनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, खस है, ब्रांचड़ है, पैसाची है, महाराष्ट्री है। नहीं तो भूलिए नहीं, इसको पढ़ कर आइए। ठीक है, अब अगले वीक पे पूरा आप लोग साफ हो जाएगा, मैं मुझे पता है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा। तो मैं पूछूंगा आप लोग को अगले टर्न पे। भैया शनिवार मंडे को फिर हम लोग मिलेंगे, बृहस्पति शनि जब मिलेंगे तो उम्मीद करेंगे कि जितनी पॉइंट आप लोग को लिखाया गया है कि बोली के अंतर्गत कौन सी भाषा आएगी, कौन सा अभ्रंश भेद आएगा, ये सब आप लोग से पूछे जाएंगे। 351 में भाषा के विकास के लिए,
भाषा के विकास के लिए एक निदेश निदेश का मतलब नियम, उसमें नियम और आदेश दोनों सम्मिलित है। निर्देश नहीं, निर्देश अलग होता है, ठीक है, निदेश, इसमें नियम और आदेश दोनों होते हैं। निदेश संघ का कर्तव्य होगा, संघ का कर्तव्य होगा कि कभी छोटी है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। लिखेंगे अगला पॉइंट, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ। और इस आयोग ने 31 जुलाई 1956 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 31 जुलाई 1956 को अपना प्रथम प्रतिवेदन, 1956 को अपना प्रतिवेदन लिखो, अपना प्रतिवेदन, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, प्रथम प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया। एक पॉइंट और लिख लीजिए बच्चों, के समक्ष प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट, सितंबर 1957 में 30 सदस्यों कोष्टक में 20 लोकसभा 10 राज्यसभा, कोष्टक बंद। सितंबर 1957 में 30 सदस्यों 20 लोकसभा 10 राज्यसभा, कोष्टक बंद। आगे लिखेंगे इसमें, संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई, संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई, जिसकी पहली बैठक गठित की गई, संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई, जिसकी पहली बैठक 16 नवंबर 1957 को हुई और जी.बी. पंत, गोविंद बल्लभ पंत पूरा नाम, इसके प्रथम सभापति बने। बिल्कुल, अब यहाँ पे दो है, एक राजभाषा है, एक राजभाषा आयोग है, ठीक है, क्या था इसमें दो आप लोग पढ़ेंगे, एक राजभाषा आयोग और एक अभी जो आप हेडिंग डालेंगे है संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय, और ये क्या है राजभाषा आयोग। इन दोनों का गठन अलग अलग समय हुआ है। इसका गठन कब हुआ, इसका गठन कब हुआ 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, नहीं बीडी खेर। और इसका गठन कब हुआ 1957, इसके कौन थे, हाँ तो भाई दोनों कंफ्यूजन करता है हम लोग।